हाय एवरीवन। तो हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने लगभग 2 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। जो ब्रीदिंग होती है उसमें क्या होता है, हमारी 2 स्टेज आती हैं। फर्स्ट, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्या होता है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें 2 स्टेज होंगी। एक तो हो गई इंस्पायरेशन और दूसरी हो गई एक्सपायरेशन। ठीक है, जो इंस्पायरेशन होगी उसके थ्रू क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो अंदर यानी लंग्स के अंदर आती है। और जो एक्सपायरेशन प्रोसेस होता है उसके दौरान क्या होता है, जो एल्वुलर एयर होती है वो रिलीज होती है, बाहर को एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. क्या होता है, जो एयर का मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। कौन से प्रेशर ग्रेडियंट पे, लंग्स के प्रेशर ग्रेडियंट पे और एटमॉस्फेयर के प्रेशर ग्रेडियंट पे। इन 2 चीज़ों पे जो मूवमेंट होता है एयर का वो डिपेंड करता है कि जो एयर है वो अंदर जाएगी या फिर एयर जो है वो बाहर जाएगी। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. इंस्पायरेशन कब होगा, इंस्पायरेशन कब होगा, जब जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी अगर इधर प्रेशर कम है और इधर प्रेशर ज़्यादा है तो ये इधर से इधर एयर आएगी। यानी अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर कम है तो एयर जो होगी वो एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ ट्रैवल करेगी। दैट इज़ देयर इज़ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है और जो लंग्स का प्रेशर है वो कम है, तो इसलिए हम लोग लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर मान लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. और इसी तरह जो एक्सपायरेशन कब होता है, जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाए और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, यानी लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हमारी एयर होगी वो लंग्स से होकर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी। The diaphragm and a specialized set of muscle that is external and internal intercostal between the ribs and help in generation of such gradient। ठीक है, क्या होता है, जो डायफ्राम मसल होती है और जो एक स्पेशलाइज्ड मसल होती है जो कि होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वो क्या करती है, वो रिब्स के बीच में होती है, वो हेल्प करती है ग्रेडियंट को जनरेट करने में। अब ये मसल कैसे होती है, वो कहाँ होती है, ये दिखाते हैं। ये इस वाले डायग्राम में आएगा। तो जो डायफ्राम होता है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये डायफ्राम हो गया और यहाँ पे जो रिब्स होती हैं इसके बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल पाई जाती है यहाँ ये। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये डायफ्राम जो होता है, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये जो डायफ्राम हो गया, जब ये नीचे जाएगा यानी जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ये इस साइज़ का है और ये इस साइज़ में होने के बाद ये ऐसे यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होके आ जाएगा तो जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ लंग्स की तरफ एंटर करेगी। ठीक है, तो ये इंटरकॉस्टल मसल हो गई और डायफ्राम मसल हो गया। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्या करेगी, हेल्प करेगी ताकि ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो सके। Inspiration, that is inspiration, is initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। क्या होता है, जब इंस्पायरेशन होता है तो क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम का, जो कि अभी मैंने बताया, वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर है वो घट जाएगा। जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा होता है, जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंस्पायरेशन जब होगा तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी ये जो हमारा लंग्स होता है ऐसे, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर ये होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इस तरह से इनका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा और जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो भी क्या करेंगे, लिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ उठेंगे, इसकी वजह से भी जो वॉल्यूम है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। यानी वॉल्यूम जो होगा वो दो चीज़ों की वजह से इंक्रीज होगा, एक जो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जो इंटरकॉस्टल मसल होती है वो स्टर्नम से ज्वाइंट होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम का इंक्रीज होता है। द थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, और ये वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे कौन से एक्सिस में, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। जो डायफ्राम था वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज करता था, और जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल हैं वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो दो चीज़ों की वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, तो हम उसको ओवरऑल क्या मानेंगे कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure। अभी मैंने बताया जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली, जब ये सारी चीज़ें वेरी करेंगी तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में जो इंटरनल प्रेशर है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एयर को फोर्स करेगा अंदर आने के लिए लंग्स में। विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle return the diaphragm and the sternum to their normal position and reduces the thoracic volume, thereby the pulmonary volume। अब क्या हुआ, जब इंस्पायरेशन हो गया तो क्या होगा, ये रिलैक्सेशन होगा किसका, डायफ्राम मसल का और इंटरकॉस्टल मसल का। ठीक है, तो जब इसका रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा, तो इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, और इसकी वजह से जब वॉल्यूम घट गया तो वही जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था कि जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कुछ बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से एयर का एक्सपल्शन होगा फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपायरेशन। Now we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। अब क्या होता है, हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को, जो कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। ये एक एडिशनल मसल होती है जिसकी वजह से हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ जो होती है उसको बढ़ा सकते हैं। On an average, a healthy human breathe 12 to 16 टाइम पर मिनट। अब अगर हम एवरेजली बताएं तो एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है वो ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using spirometer, which help in clinical assessment of pulmonary function। अब क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है एयर का और या फिर जो ब्रीदिंग मूवमेंट होता है इसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, स्पायरोमीटर के थ्रू। यानी स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम एयर के वॉल्यूम या फिर इन सारी चीज़ों को, जो कि क्लिनिकल असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें कैसे फंक्शन कर रही हैं ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। अब इधर डायग्राम है,
यहाँ पे क्या हुआ है, ये एयर जो है वो इंटर कर रही है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और यहाँ पे क्योंकि जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था तो क्या हो रहा था, इसका मतलब जब प्रेशर हुआ वो डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होगा इसका मतलब जो रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ रेज हुई होंगी और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। ये इन्होंने रिब केज को दिखाया है और ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी को दिखाया है जो कि इंक्रीज़ हुआ है। तो ये पहला डायग्राम था। अब दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे एयर एक्सपेल्ड हुई है, यहाँ पे इसका मतलब एयर एक्सपेल्ड हुई है, इसका मतलब यहाँ पे वो जो प्रेशर है वो बढ़ गया होगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वॉल्यूम, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो रिब्स और स्टर्नम है वो अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो चुके हैं, इनका रिलैक्सेशन हो चुका है, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो चुका है, इसकी वजह से ये अपवर्ड मूव कर चुका है और इस वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है वो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो उसमें जो वॉल्यूम एयर का जो इंस्पायर हो रहा होता है और जो एक्सपायर हो रहा होता है उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और वो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है, यानी 500 मिलीमीटर। तो अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। तो जो टाइडल वॉल्यूम हो गया उसमें क्या होगा, जो एयर का वॉल्यूम है वो इंस्पायर होगा और एक्सपायर होगा कितना, नॉर्मल रेस्पिरेशन के थ्रू। मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है तो जो एयर इंस्पायर और एक्सपायर होगा उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे और ये कितना होता है 500 ml। और अगर हम 1 मिनट में इसका वॉल्यूम देखें कि कितना होता है तो ये होता है 6000 to 8000। तो नेक्स्ट है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज IRV भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। दिस एवरेज 2500 ml to 3000 ml। क्या होता है, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये एक एडिशनल वॉल्यूम है एयर का जो कि एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है। और इंस्पायर कर सकता है कैसे, फोर्स करके, यानी अगर फोर्सफुली अगर आप इंस्पायर करें तो जो एडिशनल वॉल्यूम है एयर का वो कितना होगा, 2500 to 3000 ml। नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ERV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। दिस एवरेज 1000 ml to 1100 ml। ERV क्या होता है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। मतलब जैसे फर्स्ट वाले केस में हमने देखा जैसे जो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर रहे थे तो कितना वॉल्यूम आ रहा था, 2500 to 3000 ml आ रहा था। तो ERV में क्या होगा, हम कितना जो भी नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं उससे अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन करें या फोर्सफुली एक्सपायर करें तो कितना वॉल्यूम आएगा, 1000 to 1100 ml। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर पॉसिबल एक्सपायरेशन। दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml। क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन हो जाता है उसके बाद हम कितना जो रिमेनिंग वॉल्यूम है लंग्स में उसको हम लोग 1100 ml to 1200 ml होता है। मतलब अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम बचेगा तो है, तो जो वॉल्यूम बचता है उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ओके, सो बाय एडिंग अप द फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव। तो जो ऊपर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दी हुई है जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, तो इन सभी चीज़ों को डिराइव करके हम कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज़ लाते हैं जिसकी वजह से वो हेल्प करती हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो चलिए हम लोग इन कैपेसिटीज़ के बारे में जानते हैं। Inspiratory capacity, the total volume of air a person can inspire after normal expiration। तो inspiratory capacity क्या होती है, ये वो वॉल्यूम है
जो एक पर्सन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायर करता है। मतलब आप नॉर्मल एक्सपायर किया, यानी आपने 500 ml बाहर निकाला एयर का, उसके बाद जो भी वॉल्यूम आप इंस्पायर कर रहे हैं उस वॉल्यूम को हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये कैसे आता है, यानी टाइडल वॉल्यूम और IRV को ऐड करके, टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करके। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो क्या होता है, वो वॉल्यूम जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, वो वॉल्यूम जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी पे आते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब वो एयर, वो वॉल्यूम एयर का जो कि लंग्स में रहा जा रहा है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, और इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ERV प्लस RV, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी की बारी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो कि एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और इसमें क्या आ जाएगा, ERV और ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी अब क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होगा, वो वॉल्यूम जो कि एक एकोमोडेट लंग, मतलब लंग्स जो होते हैं वो एकोमोडेट कर सके, जो कि हो जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्विलाई होती हैं वो एक प्राइमरी साइट होती है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी एल्विलाई वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होगा, ब्लड से टिश्यू तक। ठीक, O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है एल्विलाई के थ्रू वो किस पे बेस्ड होगा, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और ये किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect rate of diffusion. Solubility, गैसेस की जो solubility होती है और जो उनकी thickness होती है membrane की, ये भी एक डिपेंडेंट फैक्टर है कि डिफ्यूजन जो इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन में, ठीक है, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकता है। यानी सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी है और उनकी मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो एक सिंगल गैस जो होगी वो जितना प्रेशर बनाएगी गैस के मिक्सचर में, यानी कोई भी गैस का मिक्सचर है जहाँ पे O2 और CO2 सपोज मान लीजिए है, ऑक्सीजन और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, P, स्मॉल p और O2, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वो स्मॉल p और CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air, the two side of diffusion are given in the table 17.1। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है गैसेस का वो एटमॉस्फेरिक एयर और साइड ऑफ डिफ्यूजन पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें टेबल पे दी हुई हैं। तो चलिए वो टेबल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी गैस है वो है ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा वो 159 होगा और जो CO2 का होता है वो 0.3 होगा। जो एल्विलाई है वो 104 होगा
और 40 होगा CO2 का। जो ब्लड है उसमें 40 होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो CO2 है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें जो CO2 की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की क्वांटिटी जो है वो कम होगी। जो एल्विलाई है उसमें क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ रही है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू CO2। और जो बाहर होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, इसमें भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CO2। अब हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो इसमें तो CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा ही होगी, और जो CO2 होता है उसकी क्वांटिटी कम होगी। O2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और CO2 की क्वांटिटी कम होगी। अब टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है और जो CO2 की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 जो है वो बन रहा होता है टिश्यू में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, इसकी वजह से ये खर्च होता रहता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। A gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। क्या होता है, इन्होंने बताया है कि जो CO2 का ग्रेडियंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। कैसे? टिश्यू से ब्लड तक और ब्लड से एल्विलाई तक। ठीक। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द O2। जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होती है। कितनी? 20 to 25 टाइम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। The amount of CO2 can diffuse through the diffusion membrane as per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। जो कि ये जो 20 to 25 टाइम्स है सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की वजह से, जिसकी वजह से जो CO2 है वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो 3 मेजर लेयर से बनी होती है, जो कि है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्विलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बिटवीन देम। तो पहले क्या होगी, पहले जो होती है वो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई। सबसे पहले एल्विलाई की जो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर दूसरी जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। और फिर तीसरी जो होती है वो क्या होती है, एंडोथेलियम ऑफ एल्विलर कैपिलरी। तो ये तीनों लेयर हो जाएंगी, जो कि इनकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। यहाँ पे दिया हुआ नीचे इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। तो जैसे पहले बताया गया था कि जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होती है ये भी एक डिपेंडेंट फैक्टर होती है कि डिफ्यूजन का रेट कितना होगा। तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही 1 मीटर से भी कम होती है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that CO2 from tissue to alveoli। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो ये फेवरेबल होते हैं डिफ्यूजन के लिए, जो कि डिफ्यूजन करवाते हैं O2 का कहाँ से, एल्विलाई से टिश्यू तक, और CO2 का डिफ्यूजन करवाएंगे टिश्यू टू एल्विलाई तक। अब इधर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। ये एयर है और ये हमारी एल्विलाई है, एल्विलर कैविटी हो गई, ठीक है। तो ये एल्विलर वॉल हो गई जो कि 1 सेल थिक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये थिन स्क्वैमस हो गया जो कि एल्विलाई की है। ये बीच में जो येलो दिया वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, और जो ये लास्ट लेयर है वो एंडोथेलियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो होता है वो एंटर करता है, और यहाँ पे जब ये कांटेक्ट में यहाँ पे आता है तो जो यहाँ से ऑक्सीजन होती है वो इसमें एंटर करती है, और जो CO2 होती है वो एल्विलर कैविटी में एंटर करती है। तो ऐसे ये प्रोसेस होती है। अब ये वाला भी एक बार डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक इंस्पायर्ड एयर दी हुई है, ये एक एक्सपायर्ड एयर दी हुई है। तो इंस्पायर्ड एयर जो होगी वो ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन जब एल्विलाई में आता है तो उसका प्रेशर कितना हो जाता है, 104, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है यहाँ ये कैपिलरी हो जाएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी इधर हो गई और पल्मोनरी वीन इधर हो गई। यहाँ से CO2 जो है वो एल्विलाई में एंटर करेगी, और जो O2 है वो कैपिलरी में एंटर करेगी, और फिर यहाँ से जो O2 है वो लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद ये यहाँ से डिफ्यूज़ होके ये टिश्यू में चली जाएगी, और फिर टिश्यू से यहाँ से ये फिर हार्ट में एंटर करेगी,
ये आपका हार्ट हो गया, जो कि हार्ट से फिर जाके ये एल्वियोलाई में एंटर करेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए, जो इंस्पायर्ड एयर है वो एल्वियोलाई में एंटर करेगी, ये ऊपर जो है लंग्स का पार्ट हो गया, ये हार्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर जो हो गई वो लंग्स में एंटर की, जो एल्वियोलाई तक आई, जहाँ पे प्रेशर जो है वो 104 mmHg हो गया, और जो CO2 का प्रेशर है वो 40 mmHg हो गया। यहाँ से जो CO2 है वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में एंटर करेगी, और यहाँ से जो O2 है वो एल्वियोलाई से कैपिलरी में एंटर करेगी, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से हार्ट में एंटर कर जाएगी, और हार्ट के थ्रू ये टिश्यू में चली जाएगी, और यहाँ पे टिश्यू के थ्रू यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो गई, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई टिश्यू से वो फिर से जाके सिस्टमेटिक वेन के थ्रू होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में आएगी, पल्मोनरी आर्टरी से ये एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे, और फिर कल एक लेक्चर में शायद ये कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।